नमस्कार। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात के खास मेहमान हैं दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधायक भगवान दास समनानी जी। आज हम उनके निजी जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन से संबंधित तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भगवान दास समनानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा और बातचीत की शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले हम आपके निजी जीवन से संबंधित तमाम पहलुओं को जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप का जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और राजनीति में कैसे आए। मेरा जन्म भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में लेडी अस्पताल जो कहलाता है, यहाँ जन्म हुआ। निवास बरखेड़ी में था, इसलिए मेरी पहचान बरखेड़ी से। ये पहले दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसका एक क्षेत्र था। आजकल वो मध्य में है। यहाँ मेरा जन्म हुआ। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल रशीदिया स्कूल में, फिर जहांगीरिया स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मैं कैरियर महाविद्यालय में वहाँ छात्र राजनीति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और वहाँ कैरियर महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और तब से ही फिर 86 का चुनाव जीता और तभी से मैं युवा मोर्चे में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आया और युवा मोर्चा से फिर कारवां शुरू हुआ। तमाम दायित्वों पर रहते हुए आज पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। कार्यालय का प्रभारी हूँ। विधानसभा का टिकट पार्टी ने कृपापूर्वक दिया और मैं 2023 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर के जनता की सेवा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीतिक जीवन में आया जाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में उन कठिनाइयों को आदमी महसूस करता है, उसको राजनीतिक जीवन में आकर के समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए काम करता है जहां वो महसूस करता है कि हाँ, यहाँ विकास अधूरा रह गया, इसको पूरा करना चाहिए, ये वर्ग दबा कुचला रह गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप थे, आपकी पढ़ाई लिखाई जब चल रही थी, तभी आप राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। ऐसे में अब चूंकि अब राजनीतिक जीवन आपका पूरी तरह से शुरू हो चुका है, कौन सा वर्ग ऐसा था जब आपने महसूस किया कि जब हम राजनीतिक जीवन में जाएंगे और पूरी तरह से राजनीति में उतर जाएंगे, किसी पार्टी से कहीं विधायक बन जाएंगे, तो किस वर्ग को विशेष रूप से जो दबे कुचले हैं उनकी सेवा करना आवश्यक होगा। अगर उनका उत्थान करेंगे तो मध्य प्रदेश का उत्थान होगा। मुझे लगता है जब मैं बरखेड़ी में रहता था, मैंने होश संभाला और वहीं शिक्षा दीक्षा, वहीं पिताजी और बड़े भाई साहब का कारोबार था। कारोबार में हाथ बटाता था, साथ ही लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो एक घटना ने मुझे प्रेरित किया। न्यू मार्केट क्षेत्र में एक घटना घटी जब मैंने युवाओं का एक ये जो आज मेनेट है, एमएससीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स की मैंने ताकत देखी एक विषय पर। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये ब्लेजर पहनना है। तो ब्लेजर पहनने के लिए छात्र राजनीति में आना पड़ेगा, कोई चुनाव लड़कर जीतना पड़ेगा। ये एक चीज़ें वहाँ चलती थी और उसी से प्रेरणा पाकर के मैं जब कैरियर कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसी दौरान विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के बाद वहाँ कॉलेज का चुनाव लड़ा। तो ऐसा लगा कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, शहर के एकदम मध्य में, यूथ पावर बहुत मजबूत वहाँ, लेकिन तो भी बहुत शिक्षित क्षेत्र नहीं कहा जाता था। तो हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी कल्पनाओं को लेकर तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए और न कभी विधायक बनेंगे, कभी ऐसा होगा। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, लगता था कि ऐसी पार्टी जो एक विचार पर चलने वाली है। धीरे धीरे जितनी समझ विकसित होती गई और काम करते गए तो लगा कि नहीं, मार्ग एकदम ठीक है और धीरे धीरे हम काम करेंगे तो आगे लोगों की सेवा कर सकते हैं। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन को पढ़ा। हमको लगा कि कोई जीवन में करना है तो हम इस माध्यम से ही सेवा कर सकते हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम कैसे चल सकते हैं, ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वो भी
एक कहना चाहिए ना, एक घटना का शिकार होकर के पूरी दुनिया में समाज तितर बितर हो गया। तो यहाँ जब हैं तो हम कैसे संगठित हो सकते हैं, कैसे एकत्रित हो सकते हैं, कैसे अपने सभ्यता को बचा सकते हैं, संस्कारों को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचा सकते हैं। तो उस पर भी प्रयास करता रहा और धीरे धीरे मार्ग बनता गया, पार्टी के काम में जुड़ता गया। तो पार्टी के युवा मोर्चे की जिम्मेदारी, तो युवाओं की जो समस्याएं थी, उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, उनके लिए संघर्ष करना, संघर्ष करते करते यहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करना, मुद्दों पर काम करना। जब भोपाल विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन की बात आई, उस वो मूवमेंट था, उस मूवमेंट से जुड़ना। एक जहांगीराबाद में जैन मंदिर था, उस मंदिर को जब हटाने की बात प्रशासन कर रहा था तो उसमें जूझना कि नहीं, हमारे आस्था के स्थान गुरुद्वारा है जहांगीराबाद में, उसको हटाने की जब बात होती थी प्रशासन करता था। तो लगा था हमारे आस्था के केंद्रों को ऐसे हटाने का काम प्रशासन कैसे सोच सकता है। तो लड़ाई करते करते, संघर्ष करते करते रास्ता मिलता गया और जो भी हमको लगा कि ये बेहतर हो सकता है समाज जीवन में काम करने के लिए, तो उस मार्ग को अपनाते हुए काम किया। और मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही एक बेहतर सेवा जनता की, और जो जिनको आवश्यकताएं हैं, जो अभाव में हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा कारवां बनता गया और ऐसे यात्रा करते हुए नगर निगम में 2 बार पार्षद रहा। तो पार्षद रहते भी वहाँ लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, वो एक मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मुझे लगा कि ज़्यादा मदद हम इस छोटे छोटे मंच के माध्यम से कर सकते हैं। लोकतंत्र में स्थान छोटा होगा शहरों के हिसाब से, लेकिन काम बड़े हो सकते हैं, लोगों की खूब मदद की जा सकती है। तो उस दौरान मैंने खूब ऐसे काम किए, चाहे ईदगाह क्षेत्र के स्लम एरिया हो, चाहे भानपुर क्षेत्र जैसा पूरा का पूरा ये कहें कि पिछड़ा क्षेत्र हो, वहाँ भी लोगों की जब मदद की तो वो जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं साथ चलती हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि मार्ग सही है और गरीब कल्याण को हम प्राथमिकता देकर के काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके नाते से ही हम काम करते चले गए और आज पार्टी ने संगठन की जो मेरी रुचि का विषय रहता है, तो संगठन में काम करने का अवसर भी दिया और जनता की सेवा करने का भी प्रत्यक्ष रूप से अवसर दिया। जी सवाल हमारा ये है कि चूंकि आप व्यापारिक परिवार से हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमारा व्यवसाय था, और जो ये व्यवसाय है, व्यावसायिक वर्ग से आप आते हैं, तो क्या आपको ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो यार, ये समाज सेवा का काम तो ठीक है, कुछ व्यापार पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा में कुछ मिलता नहीं है, घर से ही गंवाना पड़ता है। तो इस तरह की बातें क्या कभी आपके मन में आईं, और अगर जो आईं तो उसे किस तरह से आपने दबाया? सबसे बड़ी बात यह है कि उसे किस तरह से दबाया और पुनः समाज सेवा में आप लग गए। आजीविका के लिए तो आज भी व्यवसाय है, व्यवसाय कर रहे हैं, आजीविका उससे चलेगी। लेकिन मैं भी एक दुकान खोल करके उसमें व्यवसाय की वृद्धि करूंगा, तो ये तो मेरा निजी सोच हो सकता है, लेकिन मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो इसके नाते और यश मिलता है, काम करते हैं यश मिलता है, मन को संतोष होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चियां जो गलत मार्ग पे भटक जाती थी, उनको बचाने का काम आज भी लगातार चलता है। तो उससे जो एक मन का संतोष होता है, एक आत्मीय सुख जो मिलता है कि हमने कुछ बेहतर किया है, तो वो सुख व्यवसाय में पूरी तरीके से संलग्न होकर तो नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवसाय ऐसा कि हमारी दाल रोटी चलती रहे, आजीविका चलती रहे, लेकिन हम और भी क्या काम कर सकते हैं, इस पर भी हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। केवल और केवल हम व्यवसायी होकर के रह जाएंगे तो भी हम समाज को कुछ उल्टा नहीं लौटा पाएंगे। हमको अगर ये मनुष्य की देह मिली है तो हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ये दोनों भाव रख करके काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को बहुत संतुलित किया है। उस संतुलित जीवन मेरा चल रहा है। मेरे परिवार में भी ईश्वर की इतनी असीम कृपा है कि वो उस संतुलन से बाहर कभी नहीं जाते, कभी उनकी अपेक्षाएं भी ऐसी नहीं रहती। तो ऐसा जीवन के लिए जो आवश्यक है उतना चल रहा है। शेष जीवन को हम समाज के कार्य के लगा सकें तो ये भी एक आवश्यक है। इस नाते से मैंने अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखते हुए और क्या इस शरीर से किया जा सकता है, कितनी मेहनत के साथ किया जा सकता है, उस पर मेरा ध्यान रहता है। इसलिए ईश्वर की कृपा है कि नाम और यश तो होता ही है। जी अभी एक बात आपने कही
बात ऐसी कि वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। सोचने पर मुझे भी थोड़ी देर के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने कहा कि भटकी हुई बच्चियों को एक रास्ता दिखाने का भी आपने काम किया। वो कैसी बच्चियां थीं और किस तरह से रास्ता भटकी थी और किस तरह से आपने रास्ता दिखाने का, सही रास्ता दिखाने का काम किया? एक समाज में भटकाव लाने के लिए तमाम लोग काम करते हैं, विधर्मी काम करते हैं। उनको सही तरीके से शिक्षित किया जाए, उनको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि उसके परिणाम बाद में चल करके अच्छे नहीं होते। ऐसा जब ध्यान में आने लगा तो उसको लेकर के एक टोली बनी कि हमको काम करना चाहिए, कम से कम हम उनको विधर्मियों से बचा सकें। ये प्रयास जब किया तो धीरे धीरे बहुत सारा उसमें सकारात्मक भाव मिला, अवेयरनेस आती है, जागरण होता है, जन जागरण होता है, लोगों को हम जगा सकते हैं, ये प्रयास हुआ तो बाकी पूरा समाज भी लगता है तो चीज़ें ठीक होती हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपका जीवन का एक एम, एक लक्ष्य बनता है। उसके लिए अगर आप एक डिवोशन के साथ काम करते हैं तो उसमें प्रभु की भी कृपा होती है और उसमें सफलता मिलती है। जी, इस क्षेत्र में अपने आप को कितना सफल मानते हैं कि हम बच्चियों को सही दिशा में ले आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को? देखिए, मैंने विधायक बनने के बाद से ही जो बाकी तो जो रोजमर्रा के काम है जो आवश्यक है वो तो करता ही हूँ, लेकिन मैंने जो एक प्रयास किया कि जो हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे नंबर ला करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों को एक अच्छा फोरम मिल सके, तो उसमें हमने बहुत राजनीति की छाया उस कार्यक्रम में हो ये न करते हुए उनके आगे की दिशा क्या हो सकती है। 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे जब एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि क्या करें, चलो मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, मेरी फ्रेंड ये कर रही तो मैं भी वो कर लूँ। उनको घर से जितना मार्गदर्शन मिलता है या उसके अंदर जो टैलेंट है उसको छुपा करके वो किसी के साथ कोई ऐसा कर रहा है तो एक उम्र का तकाजा होता है, उसमें करता है। तो हमने उन बच्चों को ठीक से गाइडेंस मिल सके तो उनको जो अच्छे काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको बुला करके उनके माध्यम से कार्यक्रम किया। एक मुझे लगता है एक सार्थक कार्यक्रम हुआ जिससे उनको एक दिशा स्पष्ट हो गई कि जीवन में उनको आगे बढ़ना है तो कौन से रास्ते पर चलना है। तो मुझे लगता है कि उसमें बड़ी संख्या हमारी बहनों की थी, मेरी बेटियों की थी, तो उससे उनको दिशा मिलेगी। तो जीवन में जब उसमें सफलता का प्रतिशत एक भी होगा तो मैं मानूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी उपलब्धि मानूंगा, क्योंकि वहां से दिशा मिलने का काम, दिशा देने के लिए जो ऐसे जो हमारी योग्य काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर थे उनको बुलाया ताकि उनको सही दिशा आज से ही मिल जाए तो उनमें भटकाव नहीं होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जुट सकेंगे। जी, जैसे कि आपने कहा कि युवाओं के लिए आपने काम किया, नवयुवकों के लिए काम किया, मोटिवेशनल स्पीकर बुला करके उनका मोटिवेशन दिया, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर किसानों का भी है। किसान करीब करीब मध्य प्रदेश में तो 70% हैं, अगर जो पूरे भारत को देखा जाए तो 60% के करीब हैं, लेकिन किसान जो हैं, खेती पर आधारित लोग जो हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 70% के करीब हैं। ऐसे में अगर जो किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए तो हमको लग रहा है कि बेहतर विकास हो पाएगा किसानों का। तो किसानों के लिए आपने विशेष रूप से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए क्या कुछ ऐसी योजनाएं आपके मन में हैं या फिर कुछ ऐसा किया है या कर रहे हैं? क्या कुछ है किसानों के लिए आपके मन में? मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि वो पूरा क्षेत्र शहरी है, एक वार्ड है जो उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, वो भी चूंकि शहर में आ गया है तो उसमें नहीं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किसानों का है। कृषि आधारित देश है, इसलिए सरकार की नीतियां उनको प्रोत्साहित करने की होती है, कृषि कल्याण की होती है, कृषकों के सम्मान की होती है। मैं जब पार्षद था, वार्ड नंबर 65 कहलाता था भानपुर क्षेत्र, तो वहाँ भी जो
कृषक थे उनकी कैसे मदद हो सकती है, शहरी क्षेत्र होने के बाद भी उनकी जो समस्या थी उनके लिए लगातार प्रयास करना, उन समस्याओं को हल करना। आज सरकार में गर्व के साथ कह सकता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो किसानों के सम्मान के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, लगातार हमने देखा है। मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार रही हो, चाहे आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसानों के लिए, क्योंकि हम मानते हैं ये अन्न देवता हमारे लिए सबसे प्रथम है, इसलिए उनके लिए सारी नीतियां और बेहतर बनाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं और किसान को आगे रख करके, किसानों को आगे रख करके हम काम करते हैं, उनकी नीतियों के साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है, देश का किसान खुशहाल है और उन्नति और प्रगति की राह उसने ले ली है। जैसे कि ये तो आपके राजनीतिक कार्य हुए, सामाजिक कार्य हुए, लेकिन संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं और संगठनात्मक कार्यों में आपकी रुचि है, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है। आजकल संगठन की सदस्यता के लिए भी आप कुछ खास कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि प्रदेश का सदस्यता अभियान जो चल रहा है, इसमें मुझे प्रदेश के संयोजक के नाते जिम्मेदारी दी है। बाकी सब जिम्मेदारियों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाली पार्टी है। 6 वर्ष में हमारी सदस्यता होती है। 3 वर्ष का हमारे, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, इनका एक कार्यकाल 3 वर्ष का, 2 कार्यकाल मिलाकर के 6 वर्ष के, जिनके 2 कार्यकाल होते हैं उनको 6 वर्ष के लिए होता है और 6 वर्ष की अवधि की सदस्यता होती है। तो सदस्यता का क्रम हमारा निरंतर जारी है और चूंकि अभी 2014-15 के बाद 6 वर्ष बाद 21 में होना था, फिर कोविड के काल के कारण निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के फिर अभी 2024 में हमको अनुमति मिली कि हम अपनी सदस्यता करके हम निर्वाचन करें। लेकिन हम निर्वाचन शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको पर्व की तरह मनाते हैं, त्योहार की तरह मनाते हैं, इसलिए हम इसको संगठन पर्व कहते हैं। वस्तुतः ये पूरी प्रक्रिया सदस्यता के बाद हम गठन की प्रक्रिया नीचे से आरंभ होगी, नीचे से गठन होता हुआ ऊपर तक जाता है। इस नाते से मध्य प्रदेश अहम है संगठन की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी पूरे केंद्र में चर्चा मध्य प्रदेश की होती है, इसलिए हमने उसका टास्क भी जो एक लक्ष्य रखा है। 2014 में हमने ये मिस कॉल के माध्यम से 11 करोड़ की सदस्यता देश की हुई थी। मध्य प्रदेश में हमने 96 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए थे। 2019 में सदस्यता हुई, 3-3.5 साल के बाद फिर से सदस्यता होनी थी सेकंड चरण के लिए, उसमें 25% बढ़ानी जा रही है, लेकिन हमने 44 लाख सदस्य बना करके और लगभग 1 करोड़ 40 लाख की सदस्यता हमारी 2 चरणों में हुई थी। अब इस बार हमने ये लक्ष्य 1 करोड़ 50 लाख का रखा और इसको और बढ़ाने का प्रयास हम प्रदेश का नेतृत्व, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सारे लोग लगे हैं ताकि अधिक से अधिक सदस्यता हमारी हो सके। हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व मानता है कि मध्य प्रदेश में वो क्षमताएं हैं कि हम अधिकतम सदस्यता कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिजिटलाइज, जो हमारे पास लिस्टेड सूची है, जो हमने 2021-22 में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर अभियान चलाया था, बूथ विस्तारक अभियान। उसमें हमने बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, BLA ऐसा करके हमने, और पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति, ऐसा करके 41 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य हैं अभी। उनके माध्यम से और नए नए साथियों को जोड़ना, तो हमने तय किया कि हमारे अभी लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला 66.5% वोट पड़ा था, इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 24 लाख वोट मिला। तो हमने इसी को आधार मान करके कि 70% से ज्यादा 75% हमको सदस्यता करनी है, तो इसलिए 1.5 करोड़ का लक्ष्य मध्य प्रदेश का तय किया। इसमें आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरणा मिली है, तो 2 करोड़ की तरफ हम जाएं, ये प्रयास हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यता होगी। एक बात सच है कि सशक्त भाजपा, विकसित भारत, ये हमारा नारा है, क्योंकि
भारत को अगर मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि हम सबको ये शिक्षा पहले दिन से दी जाती है कि नेशन फर्स्ट, हम पहले राष्ट्र फिर दल और फिर खुद की बात करते हैं। इसलिए जब राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े, तो राष्ट्र को आगे रखने के लिए हमको उस राष्ट्र की सदस्यता के नाते उसको मजबूत करना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, इसलिए हम सारे लोग इस काम में लगे हैं। जी, अब हमें मेरा अगला जो सवाल था लक्ष्य से संबंधित ही था, लेकिन आपने पहले ही इसका उत्तर दे दिया कि 1,50,00,000 लक्ष्य आपको दिया गया है, लेकिन आप 2 करोड़ लोगों को अपनी सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल है कि जो सदस्यता आप ग्रहण कराएंगे, क्या कांग्रेसियों को इसमें ज़्यादा सम्मिलित करेंगे? मोटिवेशन क्या कांग्रेसियों के लिए ज़्यादा होगा? क्योंकि जो इससे पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें देखा गया कि दौड़ते भागते कांग्रेसी आकर के बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे। तो क्या विशेष लक्ष्य कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का है इस अभियान के तहत? देखिए, किसी को भी सदस्यता का अधिकार है, सदस्य बन सकता है। एक तो 2 पार्टियों का सदस्य कोई नहीं हो सकता। वो अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहे, स्वागत है, तो उसको अपनी पार्टी की बाकी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। ये जो नियम है भारत के निर्वाचन आयोग में, 2 पार्टियों का एक साथ आदमी सदस्य नहीं हो सकता, और हम भी क्यों रखेंगे। तो ऐसे वो जब सदस्य बनता है, हाँ, उसमें अगर उसका चरित्र खराब है या समाज उसको पसंद नहीं करता, तो हमारी जो स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी में उनको बाहर कर दिया जाए। मान लो इस मुश्किल में उसने अपनी सदस्यता ले ली और वो टिंटेड है और लोग उसको पसंद नहीं करते या समाज में उसके प्रति धारणा अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों को पार्टी की सदस्यता नहीं मिलेगी। बाकी तो सबको साथ में लेकर के चलते जाना है, ये लक्ष्य हमारा है, तो सबको हम ऐसे से जोड़ते जा रहे हैं और लक्ष्य बड़ा होता जा रहा है। और चिन्हित करके किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं करते। जो हमारे विचारधारा से सहमत हो, हमारी पंचनिष्ठाओं से सहमत हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आए और काम करे। जी, लेकिन कांग्रेस का आरोप भी तो लगातार लगता रहता है बीजेपी पर कि ईडी भेज देते हैं और सीबीआई भेज देते हैं, पीछे लगा देते हैं और इस तरह से सदस्य बना रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं ना आप पर। मुझे लगता है ईडी और सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने अपनी सरकारों में किया है तो कांग्रेस ने किया है। अभी तो हम इन संस्थाओं को, इनकी स्वायत्ता है, इनको छेड़ने का काम या इनको अपने हिसाब से चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करती। हम काम करने की स्वायत्ता दे रखी है, आप काम करो। हाँ, ये होता है, वो नियंत्रण अपने हाथ में रखते थे, रिमोट उनके हाथ में हुआ करता था, ऐसा नहीं है। रही बात तो जो लोग आपको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो आपको आत्मावलोकन करना है, कांग्रेस को विचार करना है, खुद के गिरेबा में झांक करके देखना है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके कारण लोग हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप उसका आकलन करते नहीं है, दोष सामने वाले के ऊपर मढ़ देते हैं, भाजपा के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। आप क्यों नहीं रोक पाते या क्यों आपके पास से लोग छिटक करके जा रहे हैं, क्यों आपको छोड़ करके जाते हैं? उनको लगता है कि अगर हमको सेवा करना है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म राजनीतिक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए वो भाजपा में आ रहे हैं। ये आप अपने अंदर का देखिए, आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आप उसका विचार करते नहीं है, दोष दूसरों को देते। जी, क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर है, इसलिए माफ कीजिएगा, कांग्रेस कमजोर है इसलिए बीजेपी को लाभ मिल रहा है, या बीजेपी सशक्त है इसलिए कांग्रेस लगातार असफल हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, किसी परिवार से चलने वाला संगठन नहीं है। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से चिंतन होता है, सामूहिक रूप से विचार होता है और सामूहिक रूप से जो किए हुए निर्णय हैं उसका पालन करवाया जाता है। वहाँ एक तरफ से चलता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ 2 महीने से कि सूची बनी है, जा रही है, और जब मैडम फ्री होंगी, फिर मैडम के संतानें फ्री होंगी, तब विचार होगा। हमारे यहाँ तो सामूहिक रूप से विचार होता है। जो नेतृत्व बैठता है, जो बैठने की पात्रता में आता है, वो बैठ करके निर्णय कर
करता है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के सब निर्णय हो जाते। तो अब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम करने वाला संगठन है और बूथ पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जीवंत संगठन है, 365 दिन जनता के बीच में रह करके काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस देखे जो सीजनली निकलती है, चुनाव निकलना होता है, या अभी पदों की जब दौड़ भाग होगी उसमें निकलना होता है, बहुत सारी चीजें उनकी अपनी कमियां हैं और वो खुद अपना दर्पण पर चेहरा देखें कि कहां थे और कहां पहुंच गए और कहां से कहां जा रहे हैं। दावा करते थे कि हम मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 15 और 16 जीतेंगे, तो दावे ठोक ठोक के बात करते थे और हम कहते थे कि जो एक थी वो भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मोदी जी की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, वहां लाभार्थियों को लाभ मिला है। मध्य प्रदेश की सरकार के काम का हमको, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के काम को जनता का समर्थन मिलेगा और हम छिंदवाड़ा भी जीत के आए। अब उनके लिए ये विचारणीय विषय होगा, चिंतन का विषय होगा। हमको तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको सिर झुका करके हम जनता का धन्यवाद करते हैं और उनको विनम्रता पूर्वक यह आश्वस्त भी करते हैं कि आपके उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और जो आपने सेवा का अवसर दिया है उसको लगातार करते रहेंगे। जी, एक अंतिम सवाल और हम चाहेंगे कि कम शब्दों में उसका अगर जो आप जवाब दे दें तो बड़ा बेहतर होगा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए जब आप चुनाव लड़े और जीत करके आए भी, तो उसके बाद आपके मन में जरूर कुछ रहा होगा कि इस बार जीत करके आए हैं तो हम ये काम करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। तो अभी तक आपने क्या कर दिया है और क्या अभी शेष है? मुझे लगता है जब मैं चुनाव लड़ रहा था एक बड़ी मांग आई थी कि यहाँ पर विंध्यवासी बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमको जब रीवा तरफ जाना होता है तो हमको ट्रेन की कठिनाई होती है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि उन्होंने एक ट्रेन की सौगात दी और 8.5 महीने में ही उस काम को पूरा किया और आज ट्रेन के कारण बहुत सारी सुविधा विंध्यवासियों की हुई है। एक दूसरा, इस क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी प्लान तैयार हुआ है, उस पर भी जल्दी से काम करेंगे हम। और बाकी भी जो यहाँ समस्याएं, बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसकी पूरी योजना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे कि आप लोग सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का एक आगे का रोड मैप बना करके दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। यहाँ की बहुत सारी सोसाइटियों को लीज को लेकर के उनकी समस्याएं हैं, उनको हल करना और यहाँ व्यवस्था जैसे न्यू मार्केट जैसा क्षेत्र है वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करना, कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है उसको ठीक करना। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि यहाँ हमारी जो सेवा बस्तियां हैं तो प्रधानमंत्री आवास ज्यादा आए कि 60% स्लम मेरे विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक है और सर्वाधिक कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र भी है। तो कर्मचारियों की समस्याओं को हल करना, उन बहनों भाइयों की चिंता करना, साथ ही स्लम क्षेत्र जो सेवा बस्तियां हैं, झुग्गी क्षेत्र है, वहां भी उन्हीं स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास बनाना। तो मुझे लगता है कि शहर के लिए बेहतर होगा। हम जितना अधोसंरचना को अच्छा करेंगे उतना ही शहर विकास के साथ और तेज गति से दौड़ेगा। इसलिए उस काम को करने के लिए कुछ योजनाएं मैंने माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी को आग्रह किए हैं, तो उनकी सहमति स्वीकृति मिलने के बाद उसकी जानकारी भी दूंगा। तो तेज गति के साथ भोपाल दक्षिण पश्चिम आगे जाएगा। जो काम छूटे हुए थे, रह गए थे, गए वर्षों में नहीं हुए, उनको करने का काम, चूंकि यहाँ सब कुछ है। मैं बात आपने कहा थोड़े में जवाब दीजिए। मैं कहता हूं कि इसी विधानसभा क्षेत्र में राजभवन है, माननीय राज्यपाल जी रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, विधानसभा भवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन और साथ ही 4 इमली, 74 बंगला, 45 बंगला। तो सरकार बनाने वाले, सरकार चलाने वाले सब इस क्षेत्र में रहते हैं। तो फिर यहाँ की समस्याएं कैसे बनी रह सकती हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी होगा, लग करके होगा और सभी का सहयोग मुझे मिलता है। इसलिए इस क्षेत्र को बेहतर करने की जिम्मेदारी जनता ने मुझे दी है। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जी, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, न्यूज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे दक्षिण पश्चिम से विधायक, दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिनके जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में और क्या कुछ करने वाले हैं जीतने के बाद, इन सारे प्रश्नों पर, इन सारे प्रश्नों के उत्तर इन्होंने बड़े ही धैर्य से दिया है।
और वास्तव में विकास की गंगा बहाने वाले हैं, ये कहा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।